नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल. Welcome in this lecture. Okay, so students, today we are going to start this session for displacement and distance numericals. कल मैंने आपको कुछ थ्योरी पढ़ाई थी. कल मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत सारी बातें समझाई थी. अब इन सब बातों के ऊपर हम लोग को आज कुछ क्वेश्चंस करना है. फिर उसके बाद में हम वेलोसिटी एंड स्पीड के ऊपर भी बात करने वाले हैं बहुत जल्दी ही. तो तुम लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है. और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है. सो इट्स अ वेरी कूल सेशन. ओके, तो लिखो एक कण चित्र में दर्शाए अनुसार क्वेश्चन नंबर 1. जितने भी यूट्यूब के व्यूवर्स हैं मैं उनको एक बात बता दूं कि मैंने यूनिट नंबर 1 जो डायमेंशन एंड यूनिट्स का चैप्टर है उसके बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अपलोड कर दिए हैं ऐप के ऊपर. तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ अवेलेबल है जहाँ पे यूनिट नंबर 1 के बहुत सारे सवाल आपके पास में है आरपीएससी पीजीटी लेवल के. ये सब सवाल अगर आप लोगों ने एक बार कर लिए इसका मतलब ये है कि आपका इस यूनिट नंबर 1 से कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा. बस शर्त ये है कि जितने सवाल मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है. और वो आपको मेरी ऐप पर ही मिलेंगे जिसका नाम है एजे फिजिक्स. उसको डाउनलोड करो. आरपीएससी का एक कोर्स बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, स्कूल लेक्चरर का. उस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट मत लो, भले ही आपको वो ओपनली पीडीएफ दिख जाएगी बिना एनरोलमेंट लिए. वो आप लोग लेके और उस टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हो, उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का फायदा ले सकते हो. देखो एक कण चित्रानुसार दस मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश पर ए से बी तक जाता है. पथ के अनुदिश विस्थापन का परिमाण पथ के अनुदिश विस्थापन का परिमाण दूरी तथा एक्स एक्सिस के मध्य दूरी तथा एक्स एक्सिस के मध्य कोण ज्ञात करो. बड़ा सिंपल सवाल है.
ठीक है, पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस सवाल के बारे में। एक कण चित्रण 10 मिनट वाले वृत्त के सिद्धांत पर ऐसे बिखरे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? आपको ये समझना है कि उस डायग्राम के अनुसार 10 मीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है। तो मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान लो वृत्त जो है ना, सर्किल जो होता है, उस सर्किल का सेंटर मैं मान लेता हूँ यहाँ ऊपर है। 10 मीटर त्रिज्या है, इसका मतलब ये है कि 10 मीटर के ऊपर एक सरफेस होगी जहां पर ए पॉइंट रखा हुआ है। तो ये 10 मीटर की त्रिज्या हो गई आपकी, ये ओ उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, है ना? यहाँ पर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। हेलो।
हेलो, आवाज, सौरभ, आवाज आ रही है बेटा? ओके, तो सवाल ये बात बोल रहा है, सवाल पढ़ो बेटा, कि एक कण चित्रानुसार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश पर, चतुर्थांश मतलब कि सरकमफेरेंस, ठीक है ना? तो सरकमफेरेंस जो है ना वृत्त का, उससे ए से बी तक हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग सेंटर से मान लो उसकी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ए है, तो रेडियस का डायरेक्शन हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है? और फिर उसका वो ए से लेके बी तक आता है बेटा, ठीक है? चित्रानुसार बोल रहा है, इसका मतलब चित्र के अनुसार हमको बनाना पड़ेगा। चित्र में ये वाई एक्सिस दे रखी है, ये एक्स एक्सिस दे रखी है, मतलब आई कैप, ये वाई एक्सिस दे रखी है मतलब कि जे कैप, ठीक है ना? अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये ए से बी तक आ रहा है, और यहाँ पे वो जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो 45 डिग्री का एंगल है। इसके अंदर जो है एंगल क्रिएट कर रहा है वो है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है? इस 45 डिग्री के एंगल के साथ में ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक और मैं यहाँ पे अपने आप अपने मन से क्रिएट करता हूँ, ये मान लो बी है पॉइंट और ये सी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, तो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये है मेरे पास ओ ए वेक्टर, ठीक है ना? ये मैं थीटा मान लेता हूँ, और इसी की तरह थीटा आपका ये वाला भी बन जाएगा। ये डायग्राम आपको दे रखा है, और ये थीटा आपको निकालना है। वही बोल रहा है कि पथ के अनुदिश विस्थापन का परिमाण, दूरी तथा एक्स एक्सिस के मध्य कोण ज्ञात करना है। अच्छा, तो फिर थीटा ये नहीं होगा, सवाल के अकॉर्डिंग थीटा ये होगा। पथ के अनुदिश विस्थापन का परिमाण दूरी, ये वाला है वो दूरी है ना, ए बी डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के मध्य मतलब आई कैप के बीच का एंगल निकालना है, मतलब थीटा आपको यहाँ पे निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हो क्या, ये बताओ? ए बी के बीच का कोण, ये ए बी की दिशा है, ठीक है, और ये है एक्स एक्सिस, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। बोलो निकाल सकते हो क्या? क्यों सौरभ? चलो मत निकालो, मैं निकाल दे रहा हूँ। देखो त्रिभुज बनाओ एक, त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज ओ देखो, ए देखो और बी देखो। तो त्रिभुज ओ ए बी में चेक करो बच्चों, त्रिभुज ओ ए बी में आपको ये दिख जाएगा कि यार ओ ए वेक्टर जो है और ए बी वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर, क्योंकि ओ ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, ए बी वेक्टर यहाँ जा रहा है, और ये उल्टा हो जाएगा ओ बी वेक्टर के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी वेक्टर के। बड़ा सिंपल सा काम है। तो इससे ए बी वेक्टर तुम लोग क्या निकाल सकते हो? ए बी वेक्टर निकाल सकते हो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है ना? अब इससे ए बी वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 जे कैप, जो तुम्हारा ओ बी वेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि उसका परिमाण 10 मीटर का है, माइनस 10 आई कैप। एक्चुअली 10 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी सरकमफेरेंस पर है बी पॉइंट, ये भी सरकमफेरेंस पर है, लिखा है ना चतुर्थांश मतलब सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी तो रेडियस होगी सेंटर से, सरकमफेरेंस की दूरी जो होती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस तो होगा आपका 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का हो जाएगा, पर ये आई कैप में होगा। पर अगर मैं इसका परिमाण निकालता हूँ मान लो, अगर मैं इसका परिमाण निकालता हूँ मान लो, तो परिमाण आप लोगों को निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर सम कर देना होता है, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर सम कर देना होता है।
तो इसको सोल्व कर लेना तो ये आ जाएगा 10√2 के आसपास। ये तो परिमाण हो गया। अब परिमाण उसने पूछा था, परिमाण मैंने निकाल दिया। इस परिमाण के साथ अब वो बोल रहा है कि आप एंगल निकालिए, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल निकालिए। तो चलो निकाल लेते हैं। एंगल निकालने में अगर मैं टेन थीटा देखूं इसी त्रिभुज के अंदर, तो टेन थीटा आपका कितना हो रहा है, 45 में लिख तो दिया, बट 45 निकलेगा कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। 45 निकालना है तो टेन थीटा निकालो 10 मीटर अपॉन 10 मीटर। लाल बटा कका से आप लोग देखेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब तुम्हारे पास 10 है, तो लंब तुम्हारे पास 10 है और आधार तुम्हारे पास 10 है। तो लंब बटा आधार से टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 विच इज 45 डिग्री। टेन इनवर्स 1 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आपको मैं डायग्राम में लिख दिया और मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया। आपको तो केवल थीटा निकालना है, जैसा कि सौरभ ने निकाला है। तो सौरभ ने जो थीटा निकाला है उस थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे, सौरभ का थीटा जो है वो है सिंपल 180 माइनस 45 कितना होता है, 135। सौरभ इतना ही होता है ना, ठीक है। अब एक सवाल तुमको मैं दे रहा हूँ, ये सवाल तुम्हारे लिए, तुम लोग करो इस सवाल। एक खुले मैदान में मोटरसाइकिल चालक, एक खुले मैदान में मोटरसाइकिल चालक, ये तुम लोगों के लिए सवाल है ना। एक खुले मैदान में मोटरसाइकिल चालक एक ऐसे पथ के अंदिश गमन करता है, एक ऐसे पथ के अनुदिश गमन करता है, जो प्रत्येक 500 मीटर के पश्चात जो प्रत्येक 500 मीटर के पश्चात 60 डिग्री कोण से बाईं ओर घूमता है, 60 डिग्री कोण से बाईं ओर घूमता है। तीसरे छठे आठवें मोड़ पर तीसरे थर्ड छठे सिक्स आठवें एट्थ आठवें मोड़ पर चालक को विस्थापन ज्ञात कीजिए, चालक का
विस्थापन ज्ञात कीजिए। पहले तीसरे पे ज्ञात करना है, फिर छठे पे, फिर आठवें पे। प्रत्येक स्थिति के लिए चालक द्वारा तय किए गए कुल पथ से प्रत्येक स्थिति के लिए चालक द्वारा तय किए गए चालक द्वारा तय किए गए कुल पथ से विस्थापन के परिमाणों की तुलना कीजिए। कुल पथ से विस्थापन के परिमाणों की विस्थापन के परिमाणों की तुलना कीजिए। बोलो सौरभ, तुम कर सकते हो क्या? देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूँ ये सवाल क्या करना है इसमें। थर्ड वाले पथ के ऊपर चेक करेंगे। देखो यही बोल रहा है कि 500 मीटर चलने के बाद वो 60 डिग्री मुड़ता है बाईं ओर। तो थर्ड का मतलब ये हुआ कि 500 प्लस 500 प्लस 500, इसका मतलब डिस्टेंस तो कितनी कवर करेगा वो? 1500 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी उसने कितनी कवर कर ली तीसरे के बाद में? 1500, क्योंकि पहला चला 500, दूसरा चला 500, तीसरा चला 500। तो 500 प्लस 500 प्लस 500, तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? ठीक है, तो दूरी तो उसने तय कर ली, मतलब डिस्टेंस तो कवर कर ली उसने 1500 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत है क्योंकि वो घूम रहा है पथ, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसका कोस का आपको लेना पड़ेगा। तो कोस लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 60 डिग्री चला, फिर 500 60 डिग्री मतलब 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री मुड़ गया। तो शुरू के 500 में तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगी, सॉरी कोई मोड़ नहीं आया। अरे तुम समझ नहीं रहे हो बात को, मैं आपको समझाता हूँ। देखो थर्ड टर्न की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड टर्न की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले वो 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, फिर 500 मीटर चला, फिर 60 डिग्री मुड़ गया। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली हमारे पास जो उसने दूरी तय की, दूरी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो 500 प्लस 500 प्लस 500 चला हो। ठीक है, तो पहला चला, पहला टर्न मिला, दूसरा चला, फिर दूसरा टर्न मिला, फिर तीसरे टर्न के लिए उसने फिर 500 मीटर चल लिया। तो कुल मिला के वो 1500 मीटर का डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया ना। पर अगर मैं विस्थापन की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो विस्थापन में पहले 500 मीटर में तो दिशा वही की वही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई। बट जब दूसरे 500 मीटर की बात आई, तो उसका इस दिशा में घटक लेना पड़ेगा ना हमको। तो इस दिशा में घटक हमको कोई सीधी जगह में निकलता है विस्थापन, तो स्ट्रेट लाइन में। तो घटक निकालोगे तो वही मैंने आपको कहा था, घटक का मतलब कोज्या होता है, तो कोस 60 डिग्री हो जाएगा। फिर तीसरा और लेना पड़ेगा, तो वो भी 60 डिग्री का टर्न है आपके पास में सीधा। ठीक है, तो चला 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 500 मीटर चल लिया, फिर उसने 60 डिग्री टर्न ले लिया। तो इस तरह से 60 डिग्री का और आपको लेना पड़ेगा। तो अगला 500 मीटर में फिर 60 डिग्री और लेना पड़ेगा उसका। तो 60 प्लस 60 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120।
120 का हो गया ना टर्न उसका। हाँ 120 का टर्न हो गया, तो 500 मीटर चल लिया, तो उसका 120 का टर्न हो गया, तो कोस 120। अब कोस 120 कितना होता है? नहीं नहीं, वैसे ही बनेगा, डायग्राम मैंने गलत बनाया है, बिल्कुल बेंजीन टाइप बनेगा वो। यू आर राइट, मैंने डायग्राम गलत बना दिया वो, गलती से। वो चला 500 मीटर, फिर वो टर्न ले लिया 60 डिग्री का, ठीक है, ये 60 डिग्री मान लो, फिर 60 डिग्री और टर्न ले लिया उसने, तो आपको घटक निकालना पड़ेगा ना। तो ये 120 हो गया ना, ठीक है, हो गया। अब बताओ 500 और 60 का मतलब कितना हो गया, आधा, मतलब हाफ, तो 500 मल्टीप्लाई विद द हाफ। और कोस 120 कितना होता है, कोस 90 प्लस 30, 90 मतलब कितना हो गया, ए एस टी सी, या फिर 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो गया, नेगेटिव तो आएगा खैर, साइन 30 हो गया ना, हाँ तो -1/2 हो गया ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1/2, तो माइनस का 500 1/2। अरे सही है कि नहीं, जल्दी बताओ, सही लिखा सौरभ? साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है। बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बस तुम्हारा काम तो हो गया। कितना हो गया, 500 मीटर चल रहा है तो। और अगर ये 500 है, ये 500, तो फिर ये 500 कैसे हो सकता है? एक बार और सोचो इसके बारे में। ये 60 डिग्री है, तो ये तुम्हारे पास 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 है, और ये तुम्हारा 60 डिग्री है। ये 120 है, ये 60 डिग्री है।
होना तो यही चाहिए वैसे। सही है ना? नहीं नहीं, आंसर नहीं है इसका मेरे पास, ये अपन को निकालना पड़ेगा सौरभ। ये डिस्टेंस निकालनी है अपने को, विस्थापन निकालना, तो विस्थापन मतलब सीधी दूरी होती है बेटा। अब ये सीधी दूरी जैसे बेंजीन वाले आप बोल रहे हो ना सौरभ, है तो ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर ही। इस बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में मुझे ये दूरी निकालनी है। क्या तुम ये दूरी निकाल सकते हो कि ये भुजा? मेरे हिसाब से 500 मीटर आंसर आ रहा है इसका, तुमको क्या लगता है क्या आना चाहिए इसका आंसर? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि डायग्राम देख के सही लग नहीं रहा, बट प्रॉब्लम अपन जो कर रहे हैं ना, उससे ये आंसर इतना आ रहा है। एक बार दूरी निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा अपने को ना। ये 120 हो गया, और एक काम कर सकते हैं सौरभ, सुनो, एक और बस आइडिया है। ये 500 मीटर है, एक वेक्टर। ये 500 मीटर है, दूसरा वेक्टर। ये 500 मीटर है, तीसरा वेक्टर। ठीक है ना? इन तीनों वेक्टर के बराबर ये चौथा वेक्टर ले सकते हैं। एक और आइडिया से आपको समझाता हूँ, वेक्टर एनालाइज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इससे समझ में नहीं आए तो एक और काम कर सकते हो आप, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो बेटा। समझाता हूँ। ये मान लो यहाँ से शुरू हुआ टर्न, ये पॉइंट है ओ, फिर ये चला ई तक, फिर ये चला एफ तक, फिर ये चला जी तक। पहले वाले थर्ड टर्न में यहाँ तक आ गया ओ जी तक। तो ओ ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर। चलो अब इनके हम लोग वो निकाल लेते हैं घटक। ओ ई वेक्टर का पूरा घटक आई कैप में है, तो ये हो जाएगा 500 आई कैप। ई एफ वेक्टर के दो घटक बन जाएंगे, 60 डिग्री ये मुड़ गया अपने रास्ते से मान लो, तो 60 डिग्री मुड़ गया तो इसके दो घटक बन जाएंगे। पहला घटक तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली जाएगा 500 कोस 60 डिग्री आई कैप की तरफ, और एक घटक जाएगा 500 साइन 60 डिग्री जे कैप की तरफ। अगला मान लो ये इसने बोला 120 घूम गया, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान लूं और इसको स्ट्रेट लाइन मान लो, दोनों अगर मैं स्ट्रेट लाइन मान लूं उस घटक के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर 120 डिग्री टर्न हो गया, मान लो आपके पास ये 120 डिग्री टर्न हो गया, 60 डिग्री वो यहाँ मुड़ गया ऊपर की तरफ। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, ये अपने रास्ते से 60 डिग्री मुड़ा है ना, तो रास्ता उसका ये था, इस रास्ते से वो बाईं ओर मुड़ गया, मतलब यहाँ मुड़ गया, तो ये उसका 60 डिग्री का एंगल हो गया ना। तो इसके दो घटक बन जाएंगे ना, एक तो ये घटक और एक ये घटक। ठीक है? तो इसका मतलब इसके पास में दो घटक ऐसे बन गए कि ये तो 30 डिग्री हो गया ऊपर की ओर, तो 500, और ऊपर की ओर क्या हो गया इसका 30 डिग्री का घटक बन गया जे कैप की तरफ, और माइनस आई कैप में कितना बना उसका 60 डिग्री घटक। तो इधर की तरफ ऑब्वियस सी बात है, अपने आप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 500 साइन 30 डिग्री या कोस 60 डिग्री, एक ही बात है, आई कैप। अब बताओ, ये बात समझ में आ गई तुम्हारे?
सौरभ अब ठीक है। अब मैंने तीनों वेक्टर ले लिए ओ ई ई एफ एफ जी, इससे तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब क्लियर हो जाएगा शायद मामला। सौरभ तुमको लगा कुछ? बाद में हम इसका परिमाण ले लेंगे, ये तो केवल हम लोग ओजी की दिशा निकाल रहे हैं। विस्थापन मतलब ओजी होता है। सदिश योग का नियम लगाया मैंने इसमें ना। तो तीनों वेक्टर निकाल दिए, ओ ई वेक्टर निकाल दिया, ये तुम्हारा ओ ई वेक्टर हो गया क्योंकि इसके दो घटक हो गए आई केप और जे केप में। फिर एफ जी वेक्टर निकाल लिया, एफ जी वेक्टर के भी दो घटक हो गए, ऊपर की तरफ जाएगा और माइनस आई केप में भी जाएगा एक घटक 30 डिग्री करके। एफ जी की दिशा से वो बाईं ओर मुड़ जाएगा 60 डिग्री की तरफ, तो 60 डिग्री मोड़ दिया मैंने उसको। समझ गए ना? हाँ, अब इनमें कुछ चीजें कट सकती है, जैसे मान लो कि कोस 60, इसको जोड़ लो एक बार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई केप वाले एक साथ जोड़ लो। तो ये आई केप वाला हो गया, इसमें क्या क्या हो जाएगा 500। कोस 60 मतलब 1/2 होता है, सो प्लस 500/2 और माइनस 500। साइन 30 कितना होता है, वो 1/2 होता है। ठीक है, जेके वाले जोड़ लो एक बार। जेके वाले जोड़ोगे तो भी इधर देखो साइन 30, 500 साइन साइन √3/2 हो गया। साइन 60 का मतलब इतना होता है, और कोस 30 मतलब कितना होता है, कोस 30 भी √3/2 होता है, सो प्लस 500। तो ये तो कट गया, तो आई केप के साथ तो केवल कितना हो जाएगा 500, और जे केप के साथ कितना हो जाएगा साइन 30 मतलब जे केप। तो 500 500 कितना हो गया, वो आधा आधा एक हो गया, तो 500 √3। अब दोनों को स्क्वायर सम कर लो परिमाण निकालने के लिए, विस्थापन का परिमाण निकाल लो। तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 500 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 और 1 4 हो गया ना, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 500, ये हो जाएगा 1000 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। अब बोलो समझ में आया नहीं आया? अब अगर सौरभ तुम्हें समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो एक बार, एकदम क्लियर होना चाहिए तुम्हारा। ये सही है, ये परफेक्ट तरीका है करने का। घटक निकाले कर लो सदिश योग के नियम से। इस सवाल में किसी भी स्टेज में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो बेटा। ई एफ वेक्टर निकालना आ जाए, नहीं आए तो पूछ लो। एफ जी वेक्टर निकालना आ जाए, नहीं आए तो पूछ लो। बोलो सौरभ, कुछ पूछना है? हाँ, तुम एंगल से कर लो, मैंने घटक ले कर दिया, वो कोई बात नहीं है, पर आंसर इसका 1000 मीटर आएगा बेटा। तुम चाहे इसको कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर इसका आंसर 1000 मीटर ही आएगा। क्लियर? इसका एग्जैक्ट आंसर है 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। बोलो। अच्छा, तुमको मैं ओजी वेक्टर, ओजी वेक्टर का 60 डिग्री आया। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, 1000 मीटर आएगा ना, बस ठीक है। तरीका कोई भी हो, आंसर आना चाहिए, 1000 मीटर इसका आंसर आएगा। अब उसने अगला प्रश्न बोला है कि रेशो निकालो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। तो अनुपात भी निकालना है आपको बेटा। तो अनुपात निकालो, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन का अनुपात निकालो दूरी से। तो विस्थापन का अनुपात निकाल लो दूरी से। सौरभ एक बात ध्यान रखना, जो यूनिट नंबर 1 के मैंने क्वेश्चंस तुमको सेंड किए ना, मिल गए वो सवाल?
इस कोर्स के अंदर मैंने एक पीडीएफ अपलोड की, उसमें बहुत सारे सवाल हैं यूनिट नंबर 1 के, यूनिट एंड डायमेंशंस के। बोलो, मिल गए वो सवाल? यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल मैंने इसमें अपलोड किए हैं। क्या तुम्हें वो सवाल मिल गए क्या? अब हम थर्ड टर्न की बात, थर्ड तो हो गई ना, सिक्स्थ टर्न की बात करते हैं बेटा। तो व्हाट अबाउट द सिक्स टर्न? जब सिक्स टर्न की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो 6 टर्न के बाद तो बेंजीन बना लेगा पूरा। तो डिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस तो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 हो जाएगी उसकी। तो वो तो हो जाएगा तुम्हारे पास कुल मिला के 3000 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट तो जो शून्य हो जाएगा, बिकॉज वो वहीं पे आकर रुक जाएगा। 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, तो 636, 360 डिग्री एंगल बना लेगा, वापस वहीं आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बेंजीन वलय बना लेगा एक पूरा। बेंजीन वलय के हिसाब से वो विस्थापन कितना हो जाएगा उसका, 0 मीटर। तो रेशो कितना आ जाएगा? रेशो आएगा 0/3000, मतलब कि 0। हाँ, तो कल टेस्ट दिया था, कितने नंबर आए टेस्ट में? कितने सही गए तुम्हारे? सौरभ देखो, अब लापरवाही नहीं करना, हमको बहुत जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं तुमको बहुत सारे सवाल देने वाला हूँ। तो अब तुम बिना टाइम वेस्ट करे, यूनिट नंबर 1 के मैंने बहुत सारे सवाल दिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के और एरर एनालिसिस के। तो एरर के सवाल हैं, यूनिट के सवाल हैं, डायमेंशन के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं बेटा। उनको सोल्व करो जल्दी जल्दी, उसकी आंसर की और सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिर आप लोग टेस्ट वो मैच करना कि क्या बोलते हैं, आपका कितना सही गया। और आप चाहो तो उसके सॉल्यूशन भी मैं करवा दूंगा, है ना? एक क्लास ले लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सौरभ, नो प्रॉब्लम। अब तुम एक काम करो, तुम यूनिट नंबर 1 जो है ना, उसको एक बार देखो, यूनिट नंबर 1 को, और उस यूनिट नंबर 1 के सॉल्यूशन करो, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। एक पीडीएफ मैंने अपलोड करी है, उस पीडीएफ में बहुत सारे सवाल हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर मैं कुछ समय बाद उसकी आंसर की जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ आप लोगों को। जब आप लोग वो सॉल्यूशन कर लोगे तो उसके आंसर की मैं आपको दे दूंगा। वो आंसर की तभी देखनी है जब आप लोग अपने मन से सॉल्यूशन कर लोगे। बिना मन से सॉल्यूशन किए उस आंसर की को नहीं देखना है। तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों की कसम है, अगर तुमने बिना सॉल्यूशन करे आंसर की देख ली तो मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, बट तुमको वो आंसर की नहीं देखनी है। फिर उसके बाद, उसके कुछ समय बाद मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा उन क्वेश्चंस के। सॉल्यूशंस तो आपको बहुत लास्ट में देखना है, जब आंसर की से मैच कर लो और फिर लग जाए कि यार ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है, तो इस अकॉर्डिंगली फिर आपको अपनी कमियां ढूंढने के लिए उसके सॉल्यूशंस देखने हैं। पर ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है और बहुत जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि हमारे पास अब चीजें बढ़ती जाएगी टाइम टू टाइम पे। तो इस हिसाब से आपको अपने टाइम को जल्दी से जल्दी मैनेज करना होगा और उन क्वेश्चंस को करना होगा। चलिए बात करते हैं अगले टर्न की। एट्थ टर्न, 8वें टर्न की बात करते हैं बेटा। अब ऐसे आपको 8वां टर्न करना, तो 6 टर्न पे तो वो अपने उस पे आ गया। अब 6 टर्न के बाद 2 टर्न और चलना पड़ेगा उसको, तो वो 8वें टर्न पे पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, 6 टर्न के बाद 2 टर्न और चलना पड़ेगा, और इतने में ही वो 8वें टर्न पे पहुंच जाएगा। बस खत्म बात। तो वो तो सिंपल सा हो गया 8। ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया, 8th टर्न। 8th टर्न पे क्या हो जाएगा बेटा? ये ओ पे चला, ई
ये पहला टर्न हो गया उसका, मतलब 7th टर्न। 6th टर्न पे तो वो आ जाएगा घूम के यहाँ वापस। इस पॉइंट पे तो 6 टर्न पूरे हो गए उसके, फिर ये 7th टर्न लेते ही वो यहाँ आ जाएगा, फिर 8th टर्न लेते ही वो यहाँ आ जाएगा। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है बस। एंगल ले लो तो क्या यार, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो ओ एफ निकालना है आपको बस। तो ओ एफ वेक्टर बराबर ओ ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर। तो ओ ई वेक्टर तो आपका 500 मीटर आई कैप की तरफ है। ई एफ के घटक निकालने पड़ेंगे आपको, तो घटक निकाल लो। तो 500 का घटक तो निकल जाएगा आई कैप की तरफ, मतलब कोस 60, और एक ऊपर चला जाएगा जे कैप की तरफ, तो साइन 60 हो जाएगा या फिर कोस 30 हो जाएगा, एक ही बात है। साइन 60 जे कैप। तो आई कैप में तो दो घटक हो गए आपके पास में, 500 प्लस 500 बटा दो मतलब 250, तो 750 तो ये हो गया। और जे कैप में एक घटक ही है, साइन 60 मतलब √3/2, तो 500 √3/2, तो कुल मिला के 750 तो ये हो गया, और ये 250 √3 जे कैप हो गया। तो ओ एफ का वो निकालो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालते कितना हो जाएगा, 750 का स्क्वायर प्लस 250 √3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है जल्दी जल्दी। इसको सॉल्व कर लेना अब आप लोग, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, अच्छा 500 √3 आ रहा है, ठीक है, तो लिख लो 500 √3, 500 √3। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब विस्थापन हो गया। और 8 टर्न के बाद दूरी कितनी तय करेगा वो, डिस्टेंस कितनी तय करेगा, डिस्टेंस। तो 500 मीटर 8 बार चलना है उसको, 8 पंजे 40, यार 8 पंजे 40, 40 के लगे 2 जीरो, 4000 मीटर। तो रेशो निकाल लो इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। 8 पंजे 40, तो √3/8। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सफर की ओर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आपको समझ आया होगा स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। स्पीड मतलब होता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो, उसमें जो टर्म काम में आती है वो डिस्टेंस की टर्म काम में आती है, कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है कितने टाइम में। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को हम स्पीड से नापते हैं, ठीक है। और एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है कि आपने क्या डिस्प्लेस किया है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। फटाफट से लिखो चाल और वेग, छोटी मोटी चीजें फटाफट, थ्योरी हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं, सवाल कल करेंगे चाल और वेग के। ठीक है, तो हेडिंग दो चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग। लिखो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
लिखो बेटा, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय यूनिट कवर इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लिख लिया? अथवा समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अथवा अथवा समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर अथवा समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ये लो हो गया। तो ये जो एस लिख रहा हूं ना, ये दूरी है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है ना। अगर इसका मात्रक खोजने जाओगे तो मात्रक तो वही का वही है, मीटर है, और यूनिट सेकंड में इसलिए सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। और ये मात्रक ऐसा ही मात्रक है, मतलब एम के एस मात्रक है। बट अगर एम के एस की जैसे सी जी एस में जाओगे तो वो ये हो जाएगा, मतलब सी जी एस मात्रक सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा मात्रक। ठीक है। वीमा की बात अगर हम करें इसकी, तो वीमा बड़ी सिंपल सी होती है, M0 L1 और T-1 करके इसकी वीमा होती है। अब एक बार बताओ, जैसे दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा, अगर एक बार पार्टिकल चला है, गति किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, कंफर्म है कि उसकी दूरी पॉजिटिव ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक बार पार्टिकल चल लिया, इसका मतलब उसकी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ये श्योर है। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। दूसरी बात ये है कि जीरो भी नहीं होगी, क्योंकि आप चल लिए, तो धनात्मक होगी हमेशा। तो लिखो एक लाइन, गतिमान कण के लिए, लिखो एक लाइन, गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। For a moving particle, the speed is never be zero or negative. गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, सदैव धनात्मक होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम लोग इस चाल के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए एक समान चाल की बात करते हैं। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लिख लो यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एकदम कॉन्स्टेंटली स्पीड चल रही है, कांस्टेंट, मतलब हर एक समय में आप समान समान दूरी तय कर रहे हो। जैसे पहले 5 सेकंड में जो दूरी तय करी, वो अगले 5 सेकंड में भी उतनी दूरी तय करने वाले हो, और उसके अगले 5 सेकंड में भी उतनी ही दूरी तय करने वाले हो। तो लिखो, जब कोई गतिमान कण लिखो, जब कोई गतिमान कण जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में, इन द सेम टाइम इंटरवल, समान समयांतराल में जब कोई गतिमान कण
समान समयांतराल में जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। लिख लिया? तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो असमान चाल या परिवर्तित चाल। नेक्स्ट लिखो असमान चाल या परिवर्तित चाल। असमान चाल या परिवर्तित चाल। सौरभ? लिख लिया? हाँ। जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में असमान दूरियां तय करता है। जब कोई गतिमान कण समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है या असमान दूरियां तय करता है तो असमान या परिवर्तित चाल कहलाती है। तो वह असमान या परिवर्तित चाल कहलाती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, थोड़े ध्यान रखने वाले हैं, वो लिखो। नोट डाल के लिखना उन पॉइंट्स को। नंबर वन, जब कण सरल रेखा में
जब कण सरल रेखा में एक समान चाल से गतिमान हो तो जब कण सरल रेखा में जब कण सरल रेखा में एक समान चाल से गतिमान हो तो कण पर कार्यरत त्वरण शून्य होता है। कण पर कार्यरत त्वरण शून्य होता है। अरे सिंपल सी बात है, देखो त्वरण क्या होता है? चाल में परिवर्तन की दर। अब अगर एक समान चाल है, चाल परिवर्तित ही नहीं हो रही है, तो त्वरण तो शून्य होगा ही, सही ना? सिंपल सी बात है। जब कण सरल रेखा में एक समान चाल से गतिमान हो तो कण पर कार्यरत त्वरण शून्य होता है। ठीक है, दूसरा लिखो। और सीधी रेखा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि दिशा तो परिवर्तित नहीं है ना। अगर दिशा भी परिवर्तित हो जाए तो त्वरण शून्य नहीं होगा। जैसे मैं दूसरा पॉइंट आपको लिखाने वाला हूं इस बात से संबंधित। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान हो, जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान हो, जैसे मान लो ये वक्रीय पथ है, इसमें कण चल रहा है, मान लो उसकी वेलोसिटी में मान लेता हूँ कि यहाँ पर है पहले, फिर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर आ गई। तो अलग अलग समय में वेलोसिटी अपनी दिशा चेंज कर रही है, स्पीड अपनी दिशा चेंज कर रही है। तो जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान हो, जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिमान हो तो उस पर त्वरण क्रियाशील होता है। तो उस पर त्वरण क्रियाशील होता है। समझ में आएगी बात? कारण क्या है? अरे त्वरण जीरो नहीं होगा आपकी बात, भले ही एक समान चाल है बट दिशा तो परिवर्तित है ना उसकी, इस वजह से। अब आप सोचो कि इस तरह की क्वेश्चन में कौन सा बल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। एक समान चाल से आप चलो, अभिकेंद्रीय बल कंफर्म लगता है। तो लिखो, उदाहरण लिखो, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति तो F कितना हो जाएगा? mv² अपॉन आर। अब आप चाहो तो जैसे mv, मैं आपको पहले बोला था कि एक बात याद रखना, अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल कोई फिजिकल फोर्सेस है नहीं बेटा। ये कोई ना कोई फिजिकल फोर्स के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे हम बोलते हैं विद्युत विद्युत बल, Q1 Q2/r², कूलॉम फोर्स भी बोलते हैं, और उसको कूलॉम फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई मासिव पार्टिकल है जिसके पास द्रव्यमान है, तो अभी केंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। बट हाँ, कोई ना कोई फिजिकल फोर्स होता है अगर अभी केंद्रीय बल आप लगा रहे हो तो। उदाहरण के तौर पर लिखो, उदाहरण मौत का कुआं। अरे मौत के कुएं में वो इंसान गिरता क्यों नहीं है उसके अंदर? क्योंकि वो अपकेंद्रीय बल लगता है उसके ऊपर। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस वजह से वो बाहर की तरफ धक्का मारता है और मौत के कुएं में वो गिरता नहीं है। तो मौत का कुआं इसका उदाहरण है। और लिख लो उदाहरण, डोरी से बंधा हुआ पत्थर का घूमना। तो वो वही बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसके, डोरी से जब पत्थर को घुमाते हो आप तो बाहर की तरफ बल लगता है ना उसमें। तो डोरी से बंधा हुआ पत्थर का घूमना, वो भी एक उदाहरण है। तो नहीं लिख ली सब? लिख लो, आराम से लिख लो।
अब नीचे लिखो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, जब कोई कण परिवर्तित चाल से गतिमान हो, जब कोई कण परिवर्तित चाल से गतिमान हो, जब कोई कण परिवर्तित चाल से गतिमान हो तो उस पर आवश्यक रूप से त्वरण क्रियाशील होता है, तो उस पर आवश्यक रूप से त्वरण क्रियाशील होता है, वो तो obey होगा इसे, बिकॉज उसका फॉर्मूला होता है ना, डी एस अपॉन डी टी और डी वी अपॉन डी टी। अब लिखो औसत चाल क्या होती है, इसके बड़े सवाल आते हैं औसत चाल वगैरह के, तो लिखो औसत चाल, एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो लिखो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कल करना है, बस थोड़ा सा और रह गया सौरभ, चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ठीक है, औसत चाल से अपन कल कर लेंगे सौरभ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और वो जरूर कर लेना सवाल जो मैंने आपको दिए हैं, उसकी आंसर की मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन से उसकी आंसर की से मिलान कर पाएँ, ठीक है ना।